प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 6 ऊतक का भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पूर्व भाग 1 और 2 में हमने ऊतक के बारे में जाना, पादप ऊतक के बारे में जाना और जंतु ऊतक के बारे में पढ़े थे। बच्चों, भाग 1 में हमने ये अध्ययन किया कि कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। भाग 1 में हम पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर को जान पाए थे, क्योंकि जंतु गमनशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जबकि पौधे एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं। तो इस मूलभूत अंतर की वजह से जंतु और पादप ऊतक में कुछ मूलभूत अंतर होता है। उसके बाद हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा, पादप ऊतक का वर्गीकरण पढ़ा और ये हम जान पाए कि पादप ऊतक विभाजन क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक में हमने देखा कि विभज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक और पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। उसके बाद हमने स्थायी ऊतक के बारे में जाना और हम जान पाए कि स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है, मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक तथा दृढ़ोत्तक। तथा जटिल स्थायी ऊतक में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद भाग 2 में हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा था, जंतु ऊतक का वर्गीकरण पढ़ा था और जंतु ऊतक के वर्गीकरण के बाद हमने एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक का अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज हम भाग 2 में पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जब किसी दिन बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस दिन आपके हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, आपके पैर में बहुत दर्द होता है। बहुत ज़्यादा हाथ से काम कर लिए तो हाथ में दर्द होने लगता है। ये दर्द क्यों होता है? इस दर्द का कारण हमारा कंकाल तंत्र है या हमारी त्वचा है या इस दर्द का कारण हमारा तंत्रिका तंत्र है? बच्चों, ये तीनों ही कारण हमारे शरीर में दर्द का नहीं है। हमारे शरीर में दर्द का कारण जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें या बहुत ज़्यादा दौड़ लें तो हमारे शरीर में दर्द का कारण होती है मांसपेशियाँ। तो आइए जाने बच्चों कि पेशीय ऊतक क्या होता है। पेशीय ऊतक पेशी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसी पेशीय ऊतक की वजह से हम गतिशील होते हैं या हमारे शरीर में गति होती है। पेशीय ऊतकों के संकुचित होने और प्रसारित होने की वजह से हमारे शरीर में गति होती है। बच्चों, पेशीय ऊतक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं और इसी प्रोटीन की वजह से शरीर में गति आती है। बच्चों, पेशी ऊतक लंबी रेशे के समान होती है और ये रेशे सूक्ष्म तंतुओं के बने होते हैं और इन्हीं तंतुओं की वजह से हमारे शरीर में गति होती है। यही तंतु सिकुड़ते तथा प्रसारित होते हैं, इसी वजह से गति होती है। बच्चों, पेशी रेशे मिलकर पेशी पुल का निर्माण करते हैं और पेशी रेशे में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। आइए बच्चों, पेशीय ऊतक के प्रकार को जानें। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, अनैच्छिक पेशीय ऊतक और कार्डियक पेशीय ऊतक या हृदय पेशीय ऊतक। बच्चों, ऐच्छिक पेशीय ऊतक शरीर के उस भाग में पाया जाता है जिस भाग की गति हम अपनी इच्छा अनुसार करें या रोक सकें। अनैच्छिक पेशीय ऊतक हमारे शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है और ये उन जगहों में पाया जाता है जो हमारे अनुसार गति नियंत्रित नहीं होता है। उसके बाद कार्डियक पेशीय ऊतक हृदय में पाया जाता है। हृदय की पेशियां कार्डियक पेशीय ऊतक होती हैं। आइए बच्चों देखिए, ऐच्छिक पेशीय ऊतक क्या होता है। ऐच्छिक पेशीय ऊतक उन जगहों पर पाया जाता है जहां हम अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकते हैं। जैसे आप अपनी इच्छा अनुसार बहुत तेज दौड़ सकते हैं या आप धीमे धीमे चल सकते हैं या आप एक जगह पर खड़े हो सकते हैं या हाथ से हम चाहे कोई सामान उठा के लाएं या कोई क्रिया कर सकते हैं या अपने हाथ को स्थिर रख सकते हैं। तो हाथ पैर आदि में पाए जाने वाली पेशी ऐच्छिक पेशी होती है, क्योंकि
यहाँ इन जगहों पे हम अपने इच्छा अनुसार गति कर सकते हैं। बच्चों आप देखिए, हाथ या पैर की पेशियां हड्डी से जुड़ी होती हैं, तो जो मुख्यतः जो ऐच्छिक पेशी उत्तक होता है ये हमारे कंकाल से लगी होती हैं, इसीलिए इनको कंकाली पेशी उत्तक भी कहते हैं, कंकाल पेशियां भी कहते हैं। बच्चों उसके बाद देखिए, ये संरचना है ऐच्छिक पेशी उत्तक का। बच्चों देखिए, ये देखिए गाढ़ी और हल्की रेखाएं पाई जाती हैं, एक के बाद एक हल्की तथा गहरी रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको इन पेशियों को रेखित पेशी उत्तक, रेखित पेशियां कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां गहरी तथा हल्के रंग की एक के बाद एक होती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशी कहते हैं। साथ ही साथ इसकी संरचना देखिए बच्चों, तो रेखित पेशी लंबी और बेलनाकार होती है, और देखिए रेखित पेशी में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए रेखित पेशी को बहुकेंद्रकी भी बोलते हैं। तथा बच्चों रेखित पेशी बहुकेंद्रकी होने के साथ शाखा रहित होती है, मतलब कि रेखित पेशी में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, ये लंबी बेलनाकार होती हैं। अब आइए बच्चों देखें अनैच्छिक पेशी उत्तक क्या होता है। बच्चों हमारे शरीर के आंतरिक भाग में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, क्योंकि इन जगहों पर गति का नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। भोजन मुख गुहा से आमाशय में जाता है, इस तरह यहाँ पे आमाशय में जाएगा, तो यहाँ से जो ये हमारी फूड पाइप है, जो भोजन नली है जिसको ग्रसनी कहते हैं, उसमें से भोजन कैसे यहाँ पे आएगा, तो पेशी जो था प्रसारित होगी, फिर ये संकुचित होगी तो भोजन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ की पेशी प्रसारित होगी, ये संकुचित होगा तो भोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ की पेशी प्रसारित होगी। तो लगातार संकुचित होने, प्रसारित होने, संकुचित होने, प्रसारित होने से क्या होता है, भोजन आहार नाल में या हमारे आमाशय में जाता है, और भोजन का मुख गुहा से होते हुए आमाशय में जाने में हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतः जो होता है आगे की ओर बढ़ता है। जिन जगहों की गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, उन जगहों पर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। चूंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं गतिमान होती हैं, इसीलिए इनको अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। बच्चों अब आइए संरचना देखें अनैच्छिक पेशी का। देखिए अनैच्छिक पेशियां तर्क के समान होती हैं। अनैच्छिक पेशियों में एक केंद्रक पाया जाता है, तथा साथ ही साथ अनैच्छिक पेशियों की संरचना चिकनी होती है, इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको चिकनी पेशी उत्तक या अरेखित पेशी उत्तक भी कहते हैं। बच्चों अनैच्छिक पेशी उत्तक आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों की श्वसनी में, रक्त वाहिनियों में आदि जगहों पर पाया जाता है। अब आइए बच्चों देखिए कार्डियक पेशियां क्या होती हैं। बच्चों कार्डियक पेशियां या कार्डियक पेशी उत्तक हमारे हृदय में पाया जाता है। हृदय जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। सोए रहे जगे रहे, हर समय हृदय प्रसारित और संकुचित होती रहती है। ये हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ये स्वतः गतिमान रहता है। तो हृदय में भी मूलतः जो पेशी होता है उसको अनैच्छिक पेशी प्रकार का ही होता है, परंतु ये संरचना में बहुत हद तक रेखित पेशी के समान होता है। इनमें देखिए रेखित पेशी के समान इनमें धारियां या रेखाएं पाई जाती हैं, तथा रेखित पेशी के समान ये लंबी बेलनाकार होती हैं। तो कुछ हद तक संरचना ये इनके रेखित पेशी उत्तक के समान होता है, लेकिन क्रिया इसका अनैच्छिक पेशियों के समान होता है। बच्चों जो हृदय पेशी होता है, कार्डियक पेशी होता है, ये लंबी शाखान्वित होती हैं और इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रकीय होती हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि पेशी उत्तक तीन प्रकार का होता है, अरेखित पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तक और कार्डियक या हृदय पेशी उत्तक। अब आइए बच्चों देखिए तंत्रिका उत्तक क्या होता है। बच्चों आप देखिए आपके आँख में कभी कुछ तिनका पड़ जाता है तो आप तुरंत अपने आँख रगड़ने लगते हैं, या आप गर्मी से आए
तुरंत फैन चलाते हैं या एसी चलाते हैं, या कभी आप देखिए गर्म बर्तन को छूते हैं तो तुरंत आप जो होता है बर्तन से हाथ हटा लेते हैं, तो जो महसूस करते हैं तुरंत उसके अनुसार, उस उद्दीपन के अनुसार क्रिया करते हैं। और इस क्रिया का नियंत्रण हमारी तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। बच्चों, तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, साथ ही साथ बाह्य उद्दीपन या उत्तेजना की जानकारी, विभिन्न प्रकार की बाह्य उद्दीपन तथा उत्तेजना की जानकारी ऊतक द्वारा मिलती है। ऊतक ही विभिन्न उत्तेजना और उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाने का और फिर वहां से संदेश वापस उस अंग विशेष तक लाने का कार्य करते हैं। इसे हम कंप्यूटर के एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि देखिए कंप्यूटर के कीपैड पर कुछ टाइप करते तो वो मॉनिटर पर लिख कर आ जाता है और फिर मॉनिटर द्वारा वो सीपीयू तक जाता है। सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर का? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो फिर जो हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर फिर मॉनिटर पर लिख कर आ जाता है। और ये सारे कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट किससे जुड़े होते हैं? तार से जुड़े होते हैं। तो जो ये तार है ये कंप्यूटर के मॉनिटर, कंप्यूटर को या सीपीयू को सबको जोड़े रहता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या तंत्रिका ऊतक होता है, इसका जाल पूरे शरीर में फैला होता है और ये तंत्रिका ऊतक उद्दीपन को हमारे मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कंप्यूटर में जो तार होता है वो विद्युत धारा द्वारा मैसेज को सीपीयू तक, फिर सीपीयू से मॉनिटर तक या मॉनिटर से सीपीयू तक, फिर सीपीयू से मॉनिटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसी तरह हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक विभिन्न प्रकार के संदेशों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से उस संदेशों की प्रतिक्रिया को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बच्चों, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं ये सब तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। ये देखिए मस्तिष्क, फिर ये मेरुरज्जु और ये सारी तंत्रिकाएं, शरीर में फैली तंत्रिकाएं, ये तीनों तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। अब आइए बच्चों तंत्रिका ऊतक की संरचना के बारे में जानें। बच्चों, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बना होता है। मतलब तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं और न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है और ये तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है: कोशिकाकाय या साइटोन, डेंड्रॉन्स तथा डेंड्राइट्स और एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। अब आइए संरचना देखें। बच्चों, ये कोशिकाकाय या साइटोन है। साइटोन या कोशिकाकाय कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर बनी होती हैं और इनमें जो ये कणिका समान संरचना दिख रही है ये प्रोटीन होता है और इसको नेसल्स कण कहते हैं। जो साइटोन में जो कणिकाएं दिख रही हैं ये प्रोटीन होती हैं, इसको नेसल्स कण बोलते हैं। तथा बच्चों, साइटोन से विभिन्न प्रवर्ध निकलते हैं। देखिए कई प्रवर्ध निकल रहे हैं। इन प्रवर्धों को डेंड्रॉन्स कहते हैं और ये डेंड्रॉन्स फिर कई शाखाओं में बट जाता है जिसको डेंड्राइट कहते हैं। और बच्चों, यही डेंड्राइट अपनी पहले की तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता है। बच्चों, ये जो साइटोन है इसका एक सिरा बहुत लंबा हो जाता है जिसको एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन के दोनों तरफ न्यूरिलेमा पाया जाता है। मतलब एक्सॉन न्यूरिलेमा से कवर्ड होता है और एक्सॉन और न्यूरिलेमा के बीच में ये वसा की शीट पाई जाती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। बच्चों, एक्सॉन का अंतिम सिरा फिर शाखान्वित हो जाता है। देखिए एक्सॉन का अंतिम सिरा फिर शाखान्वित हो जाता है जिसको सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं और बच्चों इसी सिनेप्टिक घुंडी से अगली तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट आकर जुड़ता है जिसको सिनेप्स बोलते हैं। इस सिनेप्टिक घुंडियों से अगली कोशिका का डेंड्राइट संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ता है और
इसी को सिनेप्स कहते हैं। तो हम तंत्रिका कोशिका की संरचना जान लिए। अब देखिए तंत्रिका ऊतक कार्य किस तरह करता है। तो आप यहाँ देखिए, जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो वो संवेदना मस्तिष्क तक ये तंत्रिका रेशों द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए ये सारे तंत्रिका रेशे हैं, ये आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं और किसी भी संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। और ये जो उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, इन तंत्रिका रेशों को सेंसरी नर्व फाइबर या संवेदी तंत्रिका रेशे बोलते हैं। इसी तरह मस्तिष्क से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो संदेश पहुंचता है, जैसे हम गर्म चीज को छूते तुरंत झटके से हटाते हैं, झटके से हटाने के लिए जो संदेश मस्तिष्क से उस उद्दीपन वाली जगह तक पहुंचता है, बच्चों जिस तंत्रिका रेशे द्वारा उद्दीपन की प्रतिक्रिया मस्तिष्क से वापस उद्दीपन वाली जगह तक पहुंचता है, उस तंत्रिका रेशे को हम चालक तंत्रिका रेशे या मोटर नर्व फाइबर बोलते हैं। तो इस प्रकार उद्दीपन मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क से वापस उसकी प्रतिक्रिया उस उद्दीपन वाले अंग तक पहुंचाई जाती है। तंत्रिका रेशों से होकर गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। मतलब ये संवेदना जो तंत्रिका रेशों से होकर गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका स्पंदन बोलते हैं। बच्चों तंत्रिका स्पंदन इच्छा अनुसार पेशियों की गति करने में सहायक होता है और यही स्पंदन, जैसे हम गर्म चीज से झटके से हाथ हटाते हैं, यही तंत्रिका स्पंदन के क्रिया के फलस्वरूप हम जो होता है अपनी पेशियों में गति करते हैं और गर्म चीज से झटके से हाथ हटा लेते हैं। बच्चों इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं और विभिन्न बाह्य उद्दीपनों को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को और शरीर की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। बच्चों इस प्रकार जंतु ऊतक यहाँ पूर्ण हुआ। आइए एक बार जंतु ऊतक को सारांश में देखें। बच्चों जंतु ऊतक 4 प्रकार की होता है: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। फिर एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है: शल्कीय एपिथेलियम ऊतक, स्तरित एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक और घनाकार एपिथेलियम ऊतक। और जो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, इसमें अगर सीलिया पाया जाता है या पश्चिमा भी पाया जाता है तो उसको पश्चिमा भी एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। इसी तरह अगर घनाकार एपिथेलियम ऊतक में ग्रंथियां पाई जाती हैं तो उसको ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। और बच्चों एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य होता है शरीर की रक्षा करना। शरीर के आंतरिक भागों या बाह्य भागों की रक्षा का कार्य एपिथेलियम ऊतक द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम संयोजी ऊतक के बारे में जान पाए। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़े कि संयोजी ऊतक 5 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। रुधिर जो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। उसके बाद एरियोलर संयोजी ऊतक, कंकाली ऊतक, वसामय ऊतक और तंतुमय ऊतक। फिर हमने देखा कि रुधिर कणिकाओं और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और ये रुधिर कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट से मिलकर बनी होती हैं। और हमने देखा कि रुधिर पदार्थों का संवहन करता है और रोगों से हमें बचाने का कार्य करता है। उसके बाद एरियोलर संयोजी ऊतक शरीर के खोखले अंगों को भरने का काम करता है। उसके बाद हमने कंकाली ऊतक के बारे में पढ़ा। कंकाली ऊतक उपास्थि और अस्थि से मिलकर बना होता है और मुख्यतः कंकाली ऊतक हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। उसके बाद हम वसामय ऊतक पढ़े। वसामय ऊतक शरीर में वसा का संचयन करता है। उसके बाद तंतुमय संयोजी ऊतक 2 प्रकार का होता है: स्नायु तथा कंडरा। ये मांसपेशियों को मांसपेशियों से या मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद आज की कक्षा में हमने पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक के बारे में अध्ययन किया है। पेशी ऊतक के अध्ययन में हम ये जान पाए कि पेशी ऊतक ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक और कार्डियक पेशी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसमें ऐच्छिक पेशी ऊतक उन जगहों पर पाया जाता है
जहाँ पे हम अपने इच्छानुसार अपने शरीर के जिस भाग में गति करा सकते हैं वहाँ पर ऐच्छिक पेशी उत्तक पाया जाता है, जबकि अनैच्छिक पेशी उत्तक शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है और इसकी गति हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। उसके बाद हमने कार्डियक पेशी उत्तक के बारे में पढ़ा और हम ये जान पाए कि कार्डियक पेशी उत्तक या हृदय पेशी उत्तक हृदय में पाया जाता है और ये भी एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी उत्तक होता है, क्योंकि इसकी गति भी हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। उसके बाद हम तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़े, हमने ये जाना कि हमारे शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाएं और विभिन्न उत्तेजना और उद्दीपन का नियंत्रण तंत्रिका उत्तकों द्वारा होता है। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ 6 उत्तक समाप्त हुआ। पाठ 6 उत्तक के इस भाग से संबंधित ये कुछ प्रश्न है, इसे आप कर लीजिएगा। बच्चों, इस भाग को हमने 3 भागों में बांटा था। भाग 1 में हमने पादप उत्तक के बारे में जाना, भाग 2 और 3 में हमने जंतु उत्तक के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ उत्तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।